नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ माज़ागन डक शिप बिल्डर्स के बारे में। देखिए, माज़ागन डक शिप बिल्डर्स बेसिकली देखा जाए तो एक सरकारी कंपनी है और एक कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ा कंपनी है। और डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हाथ है इसका, क्योंकि माज़ागन डक शिप बिल्डर्स है वो गवर्नमेंट को सारे जो प्रोडक्ट है शिप जैसे, साथ ही साथ और भी डिफेंस के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो सप्लाई करते हैं। और मज़ागन डक के ऊपर आज इसीलिए चर्चा करूंगा क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है। इस बेसिस में मैंने एक नया टेक्नोलॉजीज के साथ, मतलब नया टेक्निक के साथ, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के साथ मैं काम किया था। उसका क्या झलक है मैं वो आपको दिखाऊंगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जिस टेक्निक चार्ट पैटर्न्स को मैं यूज किया वो बहुत कम टाइम यूज करता हूँ, तो वो मुझे कभी कभार देखने को मिल जाता है। उस बेसिस में मैं काम करूंगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चेक कर लेते हैं। देखिए, कंपनी के अगर डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए जो पी रेशियो है एकदम सस्ता आपको देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है। एक रुपया भी कर्जा नहीं है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की एक भी कोई साल नहीं दिखेगा जहां पे कंपनी ने खुद के सेल्स को कम किया, मतलब सेल्स में कोई भी कमियां नहीं रखा। और उस बेसिस में एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। 215, 354, 627 और 807। तो एक इस लेवल तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन्स हुआ। बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन्स हुआ। इसी प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए काफी है। बाकी कंपनी के ऊपर अगर बात करूं तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में देखूं तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और फिक्स्ड एसेट भी इस बार हाइस्ट देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव है। इसीलिए कंपनी के ऊपर एक साल के अगर डेटा देखूं तो कंपनी लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स को बीट करके हाईएस्टली सेल्स भी जनरेट किया और प्रॉफिट भी लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स को बीट करके हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया। शायद इसीलिए इस खराब टाइम में जब निफ्टी अराउंड 16% 15% के आसपास करेक्शन हुआ है, उस टाइम में भी एक साल में कंपनी 180% के आसपास रिटर्न भी दिया। तो रिटर्न के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है, हम लोग को ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। तो चलो वही मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज किया वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज है। इस स्ट्रेटेजीज को कहा जाता है 20% अप मूव स्ट्रेटेजी। तो आप मूव स्ट्रेटेजीज कहा जाता है, मतलब इस स्ट्रेटेजीज को मैं अप मूव स्ट्रेटेजीज कहता हूँ, वो भी 20%। अभी 20% का मतलब क्या है? देखिए, 20% का मतलब क्या, ध्यान से इस चीजों को समझना। मैं अगर यहाँ पे मार्किंग को डिलीट भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे कैंडल जो जहां पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ, मतलब रेड के बाद जहां पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ उसके बाद जितने सारे ग्रीन कैंडल बनेगा उस ग्रीन कैंडल को टोटल मतलब ग्राउंड साइड से टॉप साइड तक आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, इस मार्किंग से आपको देखना है ये मार्किंग के जो परसेंटेज है वो कितना निकल के आया। वो निकल के आया 36%। तो मेरे हिसाब से 36% इसका रेंज निकल के आया। उस बेसिस में यहाँ पे अगर 20% के ऊपर बने, तो 20% के ऊपर अगर स्टेज बने तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही रेंज है। तो 36% के इसका यहाँ पे रेंज देखने को मिला और अभी करेंटली 20% के ऊपर है। तो बेसिकली इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो मैं इस तरीके से करता हूँ। जब भी इस तरीके से रेंज बनता है पहले मेरे रेंज को मार्किंग करता हूँ, देखता हूँ 20% के ऊपर है कि नहीं। उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ, फाइनेंशियल को चेक करता हूँ। अगर वो ठीक ठाक लगे तो मैं इंतजार करता हूँ जब शेयर नीचे आकर इस लेवल को टच करे। देखिए रूल सही है कि हमेशा आपको सस्ते प्राइस में खरीदना है। ऐसे नहीं कि टॉप में गया टॉप से बाई करूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। सस्ते प्राइस में जब आया तब मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। उसके बाद मैं क्लोजिंग कहाँ पे करूंगा, जब यहाँ से ऊपर जाकर इस लेवल को टच करेगा तब मेरा क्लोजिंग सिचुएशन बनेगा। तो क्या फाइनली क्लोजिंग सिचुएशन बने? तो देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। और मुझे लगता है जिस तरीके से इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, तो उस लेवल को अगर कंफर्मली ब्रेक करे तो इजीली वो इस लेवल को टच कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल तक पहुंचने में, इस टॉप लेवल तक पहुंचने में अगर एक साल भी लगे, अभी करेंटली कितना लगा, 22% ऑलरेडी गेन चल रहा है 224 दिनों में। अगर एक साल भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साल में 30 to 35% रिटर्न आएगा, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। तो इस स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करता हूँ। प्लीज इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि हर कोई स्ट्रेटेजीज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, साथ ही साथ हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है।
आप इसको बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। मैं एक बार पीछे जाकर आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम बने थे, मगर दिक्कत वाला बात है नीचे आया ही नहीं, कोई शेयर नीचे आया नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज का बनना कोई फायदेमंद नहीं हुआ। और मैं पीछे जाकर और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बने थे, बहुत शानदार बने। यहाँ पे देखिए जिस जिस तरीके से स्ट्रेटेजीज बने थे, ओवरऑल जो लेवल बना था 30%। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये कितने दिनों में बने? तो अगर मैं एंट्री पॉइंट से अगर मैं एग्जिट पॉइंट तक देखूँ तो जस्ट 83 डेज में 31% का गेन मिले। और भी देखिए बहुत सारे इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बने थे। उस स्ट्रेटेजीज को आपको ढूंढना है, उसके बाद काम करना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी बने, यहाँ पे भी बने थे, मगर यहाँ पे दिक्कत वाला बात है कि नीचे आया ही नहीं। आया था, हाँ आया था। तो कितने दिन में आया? तो